नमस्कार। हिंदी साहित्य क्लासेस बाय रीता मैम चैनल पर आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आरोह भाग 2 से बाजार दर्शन। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार की रचना है। तो सबसे पहले हम इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह सभी के लिए, हमारे समाज में सभी के लिए उपयोगी है और एक बार इसे अवश्य सुनना चाहिए। इस निबंध में कवि लेखक जो हैं जैनेन्द्र कुमार, वह आज का जो समाज है वह किस प्रकार से बाजार के जादुई ताकत में फंसता चला जा रहा है। आज किस तरह से बाजार मनुष्य को अपना गुलाम बना ली है। यदि हम अपने आवश्यकताओं को सही से नहीं समझते हैं और अपने बाजार का उपयोग सही से नहीं करते हैं तो हम इसके चमक दमक में फंसते चले जाएंगे। और जब हम इसमें फंस जाते हैं तो हमेशा के लिए ईर्ष्या, तृष्णा और असंतोष हमारे मन में बैठ जाता है। इस पाठ में लेखक कहीं दार्शनिक बन जाते हैं तो कहीं मनोवैज्ञानिक बन करके लोगों को अर्थात उपभोक्ता को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम चलते हैं इस पाठ को शुरू करने। हम इसमें देखते हैं कि लेखक क्या बताते हैं। इस पाठ का सारांश मैं 10 मिनट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक जो है अपने एक मित्र की कहानी बताते हैं। कहते हैं एक बार वे बाजार में मामूली चीज़ लेने गए थे। जब वापस लौटते हैं तो बंडलों के गट्ठर के साथ। लेखक से पूछने पर उन्होंने पत्नी को दोषी ठहरा दिया। लेखक के अनुसार पुराने समय में पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करती है। पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसों की परचेजिंग पावर का प्रयोग करके रस लिया जाता है अर्थात अगल बगल के लोगों को दिखाया जाता है। लोग संयमी भी होते हैं। वे पैसों को जोड़ते रहते हैं तथा पैसों से जुड़ा होने पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र के अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, न कि ज़रूरत से। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है लेखक बताते हैं कि परचेजिंग पावर अर्थात यह जो महाशय लेखक के मित्र बाजार गए थे वह अपने पैसे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ज़रूरत नहीं थी जितना वो बाजार से सामान उठा करके लाते हैं। लेखक कहते हैं कि फालतू चीज़ की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षक है। जो बाजार का आकर्षण होता है यह अपने जाल में लोगों को उलझा लेता है, लोगों को आमंत्रण करता है, आग्रह नहीं करता, आमंत्रण करता है। और हम जाते हैं वहाँ पर उस बाजार में। ऊंचे बाजार का आमंत्रण जो है वह मूक होता है अर्थात शांत होता है। वह इतना चमक दमक में होता है कि आपके अंदर एक इच्छा जगाता है और हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होने लगती है। जैसे लेखक यहाँ बता रहे हैं कि हमारे घरों में हमें उस चीज़ की कमी नहीं होती है, लेकिन इस बाजार के चमक दमक में जब हम फंस जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह भी हमारे घर सामान नहीं है, यह भी हमारे घर सामान नहीं है, और हमें उस चीज़ का, उस वस्तु का कमी महसूस होने लगता है। और हम यह महसूस करते हैं कि इस वस्तु का हमारे घर में अभाव है और वहीं से हम सोचने लगते हैं। और जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर असंतोष पनपता है, तृष्णा पनपती है, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है और मनुष्य जो है यहाँ से भ्रष्टाचार, चोरी, अलग तरीके का काम करने में अपने आप को ढाल लेता है। फिर अब यहाँ दूसरा लेखक के मित्र मिलते हैं। अब लेखक इस दूसरे मित्र के बारे में क्या कहते हैं कि दोपहर से पहले बाजार गया। इनका लेखक का जो दूसरा मित्र है वह दोपहर से पहले बाजार गए और शाम को खाली हाथ वापस आ गए।
क्या बात है, एक जाते हैं तो पूरा का पूरा अपना पर्स ख़त्म करके आते हैं और दूसरे महाशय जाते हैं तो अपना खाली हाथ लेकर वापस आते हैं। जब लेखक उनसे पूछते हैं कि आप कुछ लेने गए थे तो परंतु कुछ लेकर के नहीं आए, तो लेखक से उनके जो मित्र हैं वो कहते हैं, एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरा छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है और ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता है। दूसरे लेखक कहते हैं कि अगर जो हम एक सामान लेते हैं तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा लेते हैं तो तीसरा छूट जाता है। अर्थात मन जो है हर चीज़ को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बाजार में रूप का जादू है। बाजार जो है वह इस प्रकार सजा सजाया रखा जाता है, उसमें रूप का जादू है और ये सभी लोगों पर असर करता है। पर जब जेब भरी हो और मन खाली हो, बहुत बड़ी बात लेखक कहते हैं कि जेब भरी हो अर्थात जेब में पैसे हों लेकिन मन खाली हो, यह मन वह जेब खाली होने पर भी असर करता है। कहते हैं मन और जेब खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रण करती हैं। अगर जो आपका मन खाली है तो बाजार जो है आपको निमंत्रण देता है कि आइए आइए, हमें खरीदिए, यह लीजिए। वह चिल्लाता नहीं है, वह मूक होता है, शांत होता है, इतना चमक दमक वाला होता है, इतना सुंदर सजाया गया होता है कि वह आपको आकर्षित करता है। सब चीज़ खरीदने का मन करता है जब आप बाजार में जाते हैं। जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं खलल ही डालती प्रतीत होती हैं। अर्थात जब व्यक्ति के ऊपर से सामान खरीदने का जादू उतर जाता है और यह फैंसी जो चीज़ें हैं वह आराम नहीं देता, खलल डालता है। इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। कहते हैं कि स्वाभिमान और अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय लेखक बताते हैं। कहते हैं अगर जादू से बचना है, किस जादू से? बाजार के जादू से। तो बाजार जाते समय मन खाली न रखें, मन खाली न रखें अर्थात अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें कि हमें बाजार से किस वस्तु को खरीदना है। और जब हमें हमारी आवश्यकताओं का पता होगा तो हमारा मन खाली नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन जब खाली नहीं होगा तो हमें बहुत सारी वस्तुएं खरीदने का मन नहीं करेगा। जब हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा कि हमें कौन कौन सी वस्तु खरीदनी है तो हम वही वस्तु खरीदेंगे। कहते हैं लेखक कि मनुष्य एक अपूर्ण है। मनुष्य की इच्छाएं जो है कभी नहीं भरती हैं। वह लोभ को जीतना नहीं, वह जो है उसके अंदर जो लालच है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि वह लोभ की जीत है। उसको लालच की जीत होती है, अच्छा ये भी ले लें, यह भी ले लें, यह भी ले लें। कहते हैं वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। अर्थात मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार करने का मतलब ये है कि हमारे पास चाहे कितना भी हम आधुनिक हो जाएं, हमारे घर में हर सुख सुविधा की हर चीज़ें अगर जो भरी पड़ी रहें, फिर भी मनुष्य को किसी न किसी चीज़ की कमी रह जाती है और वह उस वस्तु के बारे में, उस सामान के बारे में, उस सुख सुविधा के बारे में सोचता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की सुननी चाहिए, क्योंकि वह जो है उद्देश्य पूर्ण होता है और मन माना नहीं करता है, अर्थात मन को मनमानी करने का छूट नहीं देता है। अब आते हैं लेखक के तीसरे मित्र हैं। अभी तक हम लोगों ने लेखक के 2 मित्र के बारे में पढ़ लिए। एक मित्र जाते हैं पूरी बाजार को, जब तक उनका पैसा नहीं ख़त्म होता है पर्स का, वह सामान जितना होता है अपने परचेजिंग पावर को दिखाते हैं। दूसरे महाशय जाते हैं तो वो खाली हाथ लौट आते हैं। तो दोनों नहीं होना चाहिए। ना आपको
आवश्यकता से अधिक सामान लाना चाहिए, अपने परचेजिंग पावर को शो नहीं करना चाहिए, और न ही हमारा मन खाली होना चाहिए। अगर हमारा मन खाली होता है तो फिर बाजार का महत्व खत्म हो जाएगा, जबकि बाजार का महत्व मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए हम बाजार पर निर्भर हैं। तो आखिर में हमें कैसा उपभोक्ता बनना चाहिए? तो लेखक कहते हैं, उदाहरण अब तीसरे व्यक्ति का दे रहे हैं। वह व्यक्ति कौन से हैं? कहते हैं कि एक लेखक के पड़ोस में रहते हैं, उनका नाम है भगत जी। यह भगत जो हैं वो क्या करते हैं? भगत जी चूरन बेचते हैं। क्या बेचते हैं? चूरन बेचते हैं। और चूरन बेचते हैं तो इनका जो नाम है वह चूरन वाला ही पड़ गया है। किसका नाम? भगत जी का नाम जो है चूरन वाला ही पड़ गया है कि यह चूरन बेचते हैं। और वो लंबे समय से चूरन बेच रहे हैं। प्रतिदिन वे 6 आने का वो क्या करते हैं? चूरन बेचते हैं। कहते हैं कि वो 6 आने का चूरन बेचते हैं और बाकी जो है उससे अधिक वो कमाने की इच्छा ही नहीं रखते। वह अपना चूरन थोक व्यापारियों को चाहते तो दे सकते थे, वो ऑर्डर ले सकते थे। 6 आने से अधिक वो कभी भी कमाने की कोशिश ही नहीं किए। और अगर जो उनका चूरन बचता था तो वो बच्चों में मुफ्त बांट देते थे और सदा स्वस्थ हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। वे निरक्षर हैं, बड़ी बड़ी बातें वे नहीं जानते, लेकिन उनका मन जो है वो अडिग है। पैसा भीख मांगता है तो मुझे लो। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ समझता है। कवि कहते हैं कि यह जो भगत जी हैं उनके लिए कभी भी पैसा महत्व नहीं की रखा और उन्हें बहुत अधिक कमाने की इच्छा नहीं हुई। वह 6 पैसे में अपना काम चलाते हैं और उनका जो परचेजिंग पावर है वह बाजार जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाजार नहीं जाते हैं, बाजार पे वो निर्भर हैं, लेकिन कहते हैं वह उसी दुकान पे जाते हैं जहाँ पर उनको सामान खरीदना है। वह पैसारी के दुकान पे जाते हैं, पैसारी के दुकान से सामान मांगते हैं, जो उनको चूरन बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और फिर वह सीधे अपने घर चले आते हैं। अर्थात उनका मन बाजार को देख के ललचाता नहीं है, ना ही उनका मन खाली है। उनका मन लक्ष्य पर निर्धारित है। जो उनको चाहिए बाजार से वो मिलता है, वह उसी दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं और अपने घर वापस आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण लेखक दे रहे हैं। पैसे में व्यंग की शक्ति होती है। पैसे में तो शक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि व्यंग की शक्ति होती है। एक पैदल व्यक्ति चल रहा है और अगर जो उसके पास से धूल उड़ाती हुई चमचमाती हुई कार निकलती है तो पैदल चलने वाला व्यक्ति परेशान हो उठता है। वह अपने आप को कोसता है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी कोसता है कि काश यही मेरे माँ बाप बने, काश मैं भी अमीर घर में पैदा हुआ होता, काश मैं भी इस गाड़ी पर चल सकता। यहाँ पर लेखक उस मानवता की बात करते हैं कि जो माँ बाप अपने सपनों को, अपने गाढ़ी कमाई को उस बच्चे के ऊपर लगाते हैं, वह व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, जब उड़ती हुई धूल उड़ाती हुई जब वो गाड़ी चलती है तो उसके आगे उसे ऐसा लगता है जैसे कि वह मुझे चिढ़ा रहा है और वह अपने आप को, अपने जन्म देने वाले को कोसता है। परंतु यह व्यंग चूरन वाला जो व्यक्ति है, अर्थात जो भगत जी हैं, वह यह व्यंग उस चूरन वाले के ऊपर कोई असर नहीं करता है। चूरन वाले के सामने कोई बड़ा से बड़ा आदमी आए, कितनी बड़ी से बड़ी गाड़ी में क्यों ना जाए, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। लेखक यहाँ पर ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ऐसे विषय में बात कर रहे हैं कि हमें धार्मिक व नैतिक होना चाहिए। लेखक कहता है कि जहाँ तृष्णा है वहाँ पर बटोरने का, लूट खसोट, ईर्ष्या, द्वेष, ये हर चीज़ पनप जाती है, वह बीज पौधा बनने लगता है। संचय का जो तृष्णा है और वैभव की चाह है, यानी कि पैसा इकट्ठा करने का
और पैसे की चाहत रखना, वैभव की चाहत रखना व्यक्ति को निर्बलता ही प्रमाणित करती है कि वह व्यक्ति निर्बल है। ऐसा नहीं है लेखक कहते हैं कि हमें पैसा नहीं कमाना है, ऐसा नहीं है कि लेखक कहते हैं कि हमें पैसा इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति जितना हम मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, चाहे हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं वह आवश्यकताएं हमारी पूर्ण हो रही हैं, तो हमें अपने माँ बाप को तो नहीं कोसना चाहिए। लेकिन जब हमें पैसे की शक्ति समझ में आती है और हम यह एहसास कर लेते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो वह गाड़ी चलाने वाला ऐसा लगता है, भले उसका मनसा कुछ भी हो, लेकिन पैदल चलने वाला अगर जो उसके अंदर तृष्णा है, उसके अंदर वैभव की चाहत है, तो वह अपने जन्म को देने वाले अर्थात अपने जन्म को भी कोसता है कि मैं ऐसे घर में पैदा क्यों हुआ। एक दिन बाजार में भगत जी व लेखक की राम राम हुई, अर्थात लेखक भगत जी से मिलते हैं। उनकी आंखें खुली थी, वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे। कौन? भगत जी। भगत जी जो थे वह उनकी आंख खुली थी। ऐसा नहीं है कि वो आंख बंद करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनको बाजार दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है कि बाजार का चकाचौंध भगत नहीं देख रहे हैं, लेकिन उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता है और जितनी मात्रा में आवश्यकता है उसे उतने ही मात्रा में वो खरीदते हैं और उसी दुकान पे जाते हैं। वे रास्ते में बहुत सारे फैंसी स्टोरों को छोड़ते हुए, बहुत सारे दुकानों को छोड़ते हुए, बड़े बड़े माल को छोड़ते हुए वह उसी दुकान पर, पंसारी के दुकान पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें अपना सामान खरीदना है। लेखक कहते हैं और कि भगत जी को पूरा बाजार जो है वो शून्य लगता है। शून्य क्यों लगता है? क्योंकि उनका लक्ष्य निर्धारित है, उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है, उन्हें अपनी आवश्यकता पता है कि हमें किन वस्तु को खरीदना है और वह उनको उन वस्तु की पहचान है और वह अपनी ज़रूरत को पहचानते हैं। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार में नहीं जाते हैं, लेखक यह मानते हैं कि जो केवल अपने परचेजिंग पावर को बाजार करते हैं वह एक तरह से अपने आप को ईर्ष्या, तृष्णा में, द्वेष में और पूरी जिंदगी वह असमंजस की स्थिति में बने रहेंगे। कभी वह खुशहाल नहीं रह सकते। वे न तो बाजार का लाभ उठा सकते हैं और ना ही उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकती हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि यह जो लोग हैं न बाजार को लाभ दे सकते हैं और न बाजार का लाभ उठा सकते हैं। बाजार का लाभ उठाने का मतलब क्या है कि हमें जिन वस्तु की आवश्यकता है हम वो वस्तु खरीदते हैं तो बाजार का लाभ उठाते हैं, और बाजार को लाभ देने का मतलब क्या है कि बाजार से अगर जो हम परचेजिंग नहीं करेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे, तो फिर बाजार का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो वह लोग बाजार को सच्चा लाभ देते हैं जो लक्ष्य निर्धारित करके जाते हैं कि हमें किन किन सामान को खरीदना है। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। कौन? जिनका लक्ष्य निर्धारित होता है। न वो बाजार करके आते हैं तो ये दिखाते हैं कि टिकट का पैसा नहीं रह गया पर्स में, और ना ऐसे लोग जो बाजार से कुछ खरीदते ही नहीं हैं, तो बाजार का महत्व खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लोग भी नहीं चाहिए कि जो सामान ही ना खरीदे, और ऐसे लोग भी नहीं चाहिए कि जो अपने आप को परचेजिंग पावर को झूठे में दिखाने के लिए अपने आप को कर्ज में डाल लें, जाने के लिए उसे टिकट तक के पैसे ना हों। तो ऐसा भी नहीं चाहिए। बाजार को एक ऐसे ग्राहक की आवश्यकता है जिसे अपना लक्ष्य निर्धारित हो, जो अपने सामान को खरीद सके, बाजार का लाभ उठा सके और इस तरह से बाजार की सद्भावना जो है उस सद्भावना को बढ़ा सके। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। सद्भाव अगर जो नष्ट हो जाएगा, अर्थात हमें परचेजिंग पावर दिखाने लगेंगे, तो जो बाजार में ग्राहक है और बेचने वाला है, दोनों को नुकसान होगा। वे एक दूसरे को ठगने की घात में बैठे रहते हैं।
अगर जैसे हमें परचेजिंग पावर दिखाना है और अगला दुकान वाला ये समझ रहा है तो आपको ठगने की घात में बैठा है, आपको ठगने की कोशिश करेगा कि कितना आपके अंदर से पैसा निकाल ले। ऐसे में बाजार में व्यापार नहीं, शोषण होने लगता है और कपट बढ़ने लगता है। कपट वाले लोग सफल हो जाते हैं। ठीक है। और बाजार की मानवता के लिए विडंबना यह है कि ऐसे बाजार का पोषण हो, अर्थात बाजार इस प्रकार का हो जो उसका शास्त्र बना हुआ है। वह अर्थशास्त्र सरासर अंधा और अनीति शास्त्र है। कवि कहते हैं कि वह अर्थशास्त्र सरासर अंधा है, मायावी शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। यहाँ पर लेखक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र अर्थात वो पैसा है, दुकानदार जो है अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए जो ग्राहक जो उसके भगवान के समान होते हैं उसको ठगने की कोशिश करने लगता है, अनेक प्रकार की मिलावटी स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार से वह अर्थशास्त्र जो है, जो एक शास्त्र के रूप में है, वह अनित शास्त्र हो जाता है। इससे ना बाजार का फायदा होता है और ना ही ग्राहक का फायदा होता है। तो आइए, हमें भगत की तरह बनना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और बाजार से जो सामान हमें चाहिए उस सामान को हमें उस दुकान से खरीदना है, अर्थात गलत तरीके से अपने परचेजिंग पावर को शो अप नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।